नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंसवाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 19 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स का सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स का हो, सभी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को आप डील कीजिएगा। अगर आपको वीडियो क्वेश्चंस पहले से आते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा कि हाँ, इसका आंसर हम पहले से जानते थे। तो कमेंट भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विथ योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज देम। बिल्कुल सही बात है। हर एक सुबह आपको दो चॉइसेस आपके पास होता है और ख़ास करके ये मोटिवेशन आपको ठंड के लिए ज़्यादा बेहतर सूटेबल लगा मुझे। मैं इसलिए लेके आया कि ठंड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोते रहते हैं ना, उठते नहीं है, जल्दी उठते नहीं है ना। तो उस केस में क्या होता है कि हर एक सुबह आपको दो चॉइसेस है, या तो आप अपने सपनों के साथ सोते रहिए या उठिए और उस सपने के पीछे मेहनत करते रहिए और लग जाइए मेहनत से, है ना, ताकि आप लक्ष्य प्राप्ति तक बहुत आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो दो चॉइसेस है, फैसला आपको करना है कि आपको करना क्या है, सोते रहना है अपने सपनों के साथ या अपने सपनों के पीछे लग जाना है। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख नफाफ की मृत्यु के बाद कुवैत का नया अमीर कौन बना है? तो कुवैत का नया अमीर जो है यह भी सैफ मिसाल बना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, सैफ मिसाल। ठीक है ना, ये सैफ नवाब, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। इनके जगह पे कुवैत का जो मिसाल है वो कुवैत के जो अमीर है वो मिसाल बने हैं। अमीर मतलब एक्चुअली में वन टाइप ऑफ यहाँ पे किंग है ना। तो यहाँ पे मोनार्की सिस्टम है, ठीक है ना, इसलिए ये सब बनाया जाता है, मोनार्की सिस्टम है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, शेख मिसाल अल अहमद अल जबर अल सबा कुवैत के नए अमीर बने हैं, ये पूरा इनका नाम है भाई, है ना, ये ध्यान रखिएगा। कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहम अल जबर, ये जो 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उन्होंने कुवैत पर 3 वर्षों तक शासन किया। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था तब सैफ नवाब रक्षा मंत्री थे। ठीक है, सबा अल अहमद अल जबर अल सबा की मृत्यु के बाद सितंबर 2020 में सैफ नवाब ने अमीर के रूप में शपथ ली थी, ये याद कर लीजिएगा। और अब नए जो अमीर है वो कौन बन गए हैं, सैफ मिसाल बन गए हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। ये इसके बारे में है, कुवैत के बारे में। अब कुवैत के बारे में बात कर ले तो ये कुवैत इज़ ए कंट्री लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया के अरेबियन पेनिनसुला में एक नॉर्थ ईस्ट पार्ट में एक सिचुएटेड एक कंट्री है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है और सबसे बड़ा शहर भी कुवैत सिटी ही है। इसकी करेंसी क्या है, तो कुवैती दिनार है ये इसकी करेंसी। और यहाँ पे जो गवर्नर है, मतलब जो गवर्नमेंट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एमिरेट्स के साथ साथ पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेशनल डे ये कब मनाते हैं, तो ये 25 फरवरी को ये लोग नेशनल डे मनाते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, ये याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल के अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस देश में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है? एक्चुअली में गोल्डन आउल एक पुरस्कार है, ये भी याद कर लीजिएगा। ये और किसको मिला है, तो भारतीय सशस्त्र बल को मिला है, ये भी याद कर लीजिएगा। और DSCSC जो है ये श्रीलंका का एक कॉलेज है ना, श्रीलंका का एक कॉलेज है। ठीक है, वहाँ पे हमारे भारतीय सशस्त्र बलों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये गोल्डन आउल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है श्रीलंका। ठीक है, अधिकारी श्रीलंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में कमांड एंड स्टाफ कोर्स से गुजर रहे थे। ठीक है, ये इसके पाठ्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त अभियानों और उच्च कमान में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एक्चुअली में इस कॉलेज में जितने भी ऑफिसर्स हैं उसको इस काबिल बनाया जाता है कि जब आप किसी मतलब अभियान में जा रहे हैं या कुछ अच्छा आपको ऑपरेशंस में भेजा जा रहा है, तो उस टाइम आप अपने टीम को कैसे लीड कीजिएगा, मतलब बढ़िया इसमें डिज़ाइन से सिखाया जाता है। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा
को यह पुरस्कार श्रीलंका राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा दिया गया। ठीक है। गोल्डन आउल पुरस्कार रणनीतिक सोच, विश्लेषणात्मक कौशल और भविष्य के नेतृत्व की क्षमता में प्रशंसा करता है। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पुणे के दक्षिणी कमांड में विदेशी प्रशिक्षण नोड औंध में संपन्न हुआ। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो स्लीनेक्स होता है, ये याद कर लीजिएगा, स्लीनेक्स है ना, स्लीनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है। अब श्रीलंका की बात करें तो यहाँ की राजधानी कोलंबो है और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज जो है सिन्हले और तमिल बोला जाता है। एक्चुअली में सिन्हले ये जनजाति भी है वहाँ पे, है ना, सिन्हले। ठीक है, और उसके बाद करेंसी जो है ये श्रीलंकन रुपया है। प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे है, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और इंडिपेंडेंस डे 4 फरवरी 1948 को ये लोग मनाते हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। तो देखिए खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में भारत में सबसे पहले स्थान पर हैदराबाद है। यहाँ पे मतलब जो खाद्य पदार्थ है उसमें मिलावट का मात्रा ज़्यादा पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ये तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामलों में हैदराबाद भारत में पहले स्थान पर है। ठीक है, खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बाद दूसरे स्थान पर ये तेलंगाना है, ये याद कर लीजिएगा। जब्त की गई वस्तुओं में मिलावटी फिंगर, लहसुन पेस्ट, आइसक्रीम और चाय पाउडर शामिल है। ठीक है, उसके बाद 2021 में भारत के 19 प्रमुख शहरों में खाद्य पदार्थों में मिलावट के कुल 291 मामले पाए गए थे। खाद्य पदार्थों में मिलावट जनता के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है। दूषित पदार्थ खाद्य पदार्थ खाद्य जनित बीमारियां और एलर्जी सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये सब सारे चीज़ इसमें बात कही गई है एनसीआरबी के अपना रिपोर्ट में। अब तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री अभी नए बने हैं कांग्रेस की तरफ से, रेवंत रेड्डी। गठन 2 जून 2014। विधानसभा सीट 119, लोकसभा सीट 19 और राज्यसभा सीट 7। जिले यहाँ पे 33 है। तेलंगाना उच्च न्यायालय है और तेलुगु और उर्दू यहाँ पे बोला जाता है। साथ ही में झील कौन कौन सा आता है, अलवल चेरुवी झील, ठीक है, हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील, ठीक है, उसके बाद सफ़ीगुल्ला झील, उसके बाद सरनगर झील, समीर पेट झील। नदी भीमा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, मांजरा नदी, प्रणहिता, उसके बाद तुंगभद्रा, वैंग गंगा, उसके बाद वर्धा, ये सब नदी है यहाँ पे। साथ ही साथ बांध कौन कौन सा है, तो नागार्जुन बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, श्री राम सागर बांध ये गोदावरी नदी पर है, निज़ाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर है, डिंडी जलाशय कृष्णा नदी पर है, लोयार मनेयर बांध ये मनेयर नदी पर है, सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर है और रामागुंडम बांध ये सब सारे कहाँ पे है, तेलंगाना में है। ठीक है, स्टेडियम में जिमखाना ग्राउंड, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ये तेलंगाना में स्थित है। बोनालू त्यौहार या देवी महाकाली का बोनालू त्यौहार है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है, और बथुकम्बा त्यौहार भी इसी राज्य का है। राष्ट्रीय उद्यान में काशु ब्रह्मानंदा रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान और मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान ये तेलंगाना में है, ये याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने फाइनल में यूएई को हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है। तो अंडर 19 2023 का एशिया कप जो है ये अभी बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। और किसको हरा करके, तो यूएई को हरा करके, यूनाइटेड अरब अमीरात को हरा करके। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है ना। ठीक है, बांग्लादेश ने यूएई को 195 रन से हराकर अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यूएई 24.5 ओवर में 87 रन पर ऑल आउट हो गई। यूएई द्वारा क्षेत्र रक्षण चुनने के बाद यानी कि फील्डिंग चुनने के बाद 282 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था।
असिकुर को मैच और सीरीज दोनों मैन ऑफ द मैच और सीरीज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में असिकुर को घोषित किया गया। असिकुर ने 5 पारियों में 378 रन बनाए थे। 2023 में यानी कि एशिया कप ACC अंडर 19 एशिया कप 7 से 18 दिसंबर 2023 के बीच हुआ। टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, जापान, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। यह संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित भी किया गया था, तो ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बांग्लादेश की बात करें तो ढाका यहाँ का राजधानी है और टका यहाँ की मुद्रा है। बंगाली बोली जाती है। शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हमीद है। इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च 1971 को मनाया जाता है और ये जो इंडिपेंडेंस डे है वो भारत के द्वारा ही करवाया गया है। और यहाँ पे नेशनल डे जो विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है वो 16 दिसंबर है। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ युद्ध अभ्यास होते हैं, जैसे संप्रीति युद्ध अभ्यास, बोंगो सागर युद्ध अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। और 3 ट्रेनें चलती है, ये ट्रेन है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच। तो कौन कौन सा है? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, ये भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलती है, ठीक है। तो इसे भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस 2023 कब मनाया गया? तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पुर्तगालियों से हम लोग मुक्ति पाए थे, ठीक है ना। यह दिन 1961 में पुर्तगालियों को हराकर राज्य को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। 1510 से गोवा पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा था। भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरू किया था। 36 घंटे के ऑपरेशन के बाद भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर को गोवा क्षेत्र पर पुनः कब्जा कर लिया। ये याद कर लीजिएगा, 36 घंटा ऑपरेशन विजय। दूध सागर झरना ये भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है और ये गोवा के पश्चिमी घाट में स्थित है, ठीक है। पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो वासालो ई सिल्वा ने आत्मसमर्पण के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे गोवा में पुर्तगाली शासन समाप्त हो गया। 30 मई 1987 को गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया था। ये याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था। तो 30 मई 1987 को, और 30 मई 1987 का ही इसका मतलब गठन का स्थापना दिवस भी है, ये याद कर लीजिएगा। गोवा की राजधानी पानाजी है, पंजिम भी कहते हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है, यानी कि साक्षरता दर 88.70 है। सेक्स रेशियो 973 महिलाएं हैं प्रति 1000 पर। विधानसभा सीट 40 है, लोकसभा सीट 2 और राज्यसभा सीट 1। जिला यहाँ पे 2 है। हाई कोर्ट मुंबई हाई कोर्ट है। नदी यहाँ पे चपोरा रिवर नदी, मांडवी रिवर नदी है। उसके बाद मापुसा रिवर, साल रिवर, तेरेखोल रिवर, जुआरी रिवर, ये सब कहाँ पे है? गोवा में। नेशनल पार्क में आते हैं भगवान महावीर नेशनल पार्क, जिसको मोलम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये गोवा में स्थित है, ठीक है। उसके बाद बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द काटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर सेंचुरी और नेत्रावाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब गोवा में स्थित है। तो ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट दिसंबर के दिवस फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को ही गुलामी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को ही विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है और 6 दिसंबर को BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि और राष्ट्रीय माइक्रोवेव ओवन दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया जाता है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है
और 10 दिसंबर को ही अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है और इसी दिन शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है नॉर्वे के राजधानी ओस्लो में। ठीक है, उसके बाद 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है और 18 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। तो अभी तक के ये इम्पॉर्टेंट दिवस है दिसंबर के, इसे भी याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को किसने हरी झंडी दिखाई? तो आर्कटिक क्षेत्र में अंटार्कटिक और आर्कटिक होता है ना, तो आर्कटिक क्षेत्र में, ठीक है, अभी पहले भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान केंद्र का विज्ञान अभियान का जो हरी झंडी दिखाई है वो है किरण रिजिजू के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान का हरी झंडी दिखाई। आर्कटिक क्षेत्र में भारत के पहले शीतकालीन विज्ञान अभियान को पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। ठीक है, पहले ये पृथ्वी विज्ञान मंत्री जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे। ठीक है, यह याद कर लीजिएगा। 4 वैज्ञानिकों की एक टीम ने ब्रोगर प्रायद्वीप पर न्यालेसुंड शहर में भारत के अनुसंधान केंद्र की यात्रा शुरू की। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आवश्यक बजटीय और अन्य आवंटन करता है। ठीक है, वैज्ञानिकों की टीम 30 दिन तक न्यालेसुंड के रिसर्च स्टेशन पर रहेगी। अब भारत के आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान स्टेशन पर साल भर मौजूद रहेगी। भारत ने 2007 में अपना आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। कार्यक्रम का मुख्य फोकस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन है। 2022 में भारत सरकार ने आर्कटिक नीति भी लॉन्च की। सरकार इसी क्षेत्र में अधिक अनुसंधान स्टेशन और सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा, किरण रिजिजू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 खिताब जीतकर अपना पहला खिताब हासिल किया है? तो ये हरियाणा पहला खिताब जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये पहली बार हरियाणा अपना विजय हजारे ट्रॉफी का पहला खिताब जीता है। ठीक है, पहली बार। विजय हजारे ट्रॉफी के एक रोमांचक फाइनल में हरियाणा ने 16 दिसंबर को सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में राजस्थान पर 30 रनों की जीत हासिल की। तो किसको हराकर ये जीता है? हरियाणा राजस्थान को हराकर। सुमित कुमार ने प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार जीता, यानी कि सुमित कुमार ही दोनों जीते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच भी और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। ठीक है, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीती थी और 2023 हरियाणा जीता है, ये याद कर लीजिएगा। सौराष्ट्र 2022 पूछे तो सौराष्ट्र और 2023 पूछे तो हरियाणा। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी का पहला संस्करण, जिसे रणजी ट्रॉफी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है, ये 2002-2003 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में तमिलनाडु के नाम 5 बार खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है? तमिलनाडु जीता है, ये याद कर लीजिएगा। 2023-24 विजय हजारे ट्रॉफी का 31वां संस्करण था। यह भारत में एक वार्षिक लिस्ट एक क्रिकेट टूर्नामेंट है। ये 12 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 तक खेला गया था। टूर्नामेंट 38 टीम इसमें शामिल थे, जिन्हें 5 समूहों में विभाजित किया गया था, ग्रुप ए से लेके ग्रुप ई तक, है ना। तो 5 ग्रुप में 38 टीम भाग लिया था। और कब से कब इसका हुआ? 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है? तो 100 मिलियन यात्रियों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बनी है इंडिगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, इंडिगो। ठीक है, इंडिगो 2023 में एक दिन में 2000 से अधिक उड़ानें संचालित करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। ठीक है, इंडिगो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस है।
नवंबर में घरेलू खंड में इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 61.8% थी। ठीक है, ये सब बाद में हम लोग देख लेंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, इंडिगो है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इंडिगो के सीईओ कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है, तो पीटर एल्सबर्स है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंडिगो इंडिगो की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है, इंडिगो की स्थापना जो है राहुल भाटिया के द्वारा किया गया था। इंटर ग्लोबल इंटरप्राइजेज एंड राकेश गंगवाल के द्वारा इसका किया गया था शुरुआत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने राज्यों में JN.1 वेरिएंट का पता चलने के बाद राज्यों को मतलब एडवाइजरी जारी की है? तो JN.1 वेरिएंट ये कोरोना का नया वेरिएंट है, ये याद कर लीजिएगा, कोरोना का नया वेरिएंट है ना। तो बहुत ज़्यादा ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। ठीक है, तो जैसे अल्फ़ा गामा बीटा हम लोग जो ये डेल्टा वेरिएंट का नाम पढ़े थे, वैसे ही ओमिक्रॉन भी था। अब ओमिक्रॉन का भी ये सब वेरिएंट है और ये भारत में पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत के सबसे ज़्यादा जो केस अभी भारत में पाया गया है वो है केरला। केरला में अभी पाया गया है, और केरला के बाद कर्नाटक, केरला के बाद कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद फिर दिल्ली हो गया, उसके बाद महाराष्ट्र हो गया। तो अभी गोवा में भी आज का दिन ही लगभग 19 केस मामला पाया गया है। ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, इसीलिए भारत सरकार को द्वारा एडवाइजरी जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। भारत के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी के द्वारा सभी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रमुख हेल्थ मिनिस्टर है उनसे आज ही मीटिंग हुआ है। ठीक है, तो ये एकदम करंट का लेटेस्ट आपको क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी याद कर लीजिएगा। सलाहकार ने राज्य को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 निगरानी रणनीति के विस्तृत और संशोधित परिचालन दिशा निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करें। ठीक है, राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि सभी जिलों में पर्याप्त प्रशिक्षण हो। ठीक है, मतलब टेस्टिंग हर जगह पे हो, ये भी याद कर लीजिएगा। और अभी मतलब ये कहाँ कहाँ से शुरुआत हुआ है, लग्जमबर्ग। देखिए, JN.N वेरिएंट है, ये पहले पहले ही संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सिंगापुर में पाया जा चुका है। वर्तमान में WHO ने इसको मतलब एक मतलब ये इंटरेस्ट के रूप में इसे कहा गया है, रुचि के एक प्रकार माना गया है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये जो ओमिक्रॉन का जो संस्करण है, ये पहली बार लग्जमबर्ग करके एक जगह है, वहाँ पे ये पाया गया था। पिरोला संस्करण, इसका पिरोला संस्करण भी कहा जाता है। ये ओमिक्रॉन का एक सब डिवीज़न है, सब वेरिएंट है। और BA.2A86 इसका वंशज है, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये एक स्पाइक प्रोटीन में अपरिवर्तित करता है। ये संक्रामक और प्रतिरक्षा प्रतिरोधों से बचने के लिए क्षमता को बढ़ावा देता है। बुखार, नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, हल्का गैस्ट्रोलाइस्टिनल मतलब JN वेरिएंट के सामान्य लक्षण है, ये याद कर लीजिएगा। और अभी सभी को कहा गया है कि मास्क पहन के आपको हर जगह पे चलना है, मास्क अनिवार्य हो गया है, ये याद कर लीजिए। आप लोग सभी लोग से भी मतलब आग्रह है कि कहीं पे भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, क्योंकि फिर से कोरोना वायरस आ चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में कौन सा देश असम के साथ अपनी सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है? तो देखिए, एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का जो योजना बना रहा है वो है भूटान, और ये किसके सीमा पर, भारत के जो राज्य असम है उसके सीमा पर। ऑप्शन नंबर बी, भूटान इसका सही आंसर है। भूटान असम के साथ अपनी जो सीमा लगता है उस पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की योजना बना रहा है। 17 दिसंबर को भूटानी राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये भूटान का राजा है, ये भी याद कर लीजिएगा। वहाँ पे राजशाही चलता है, ये भी याद कर लीजिए, है ना। थिम्पू में इस परियोजना की घोषणा की है। इस परियोजना को भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के माध्यम से दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने वाले आर्थिक गलियारे के रूप में पेश किया जा रहा है। भारत और भूटान
गुलेफू तक पहली भारत भूटान रेलवे लाइन बनाने पर सहमत हुए हैं, जो समय के साथ सड़क मार्गों और सीमा व्यापार और असम और पश्चिम बंगाल में क्रॉसिंग पॉइंट को भी जुड़ जाएगी। भूटान म्यांमार थाईलैंड कंबोडिया और सिंगापुर तक भी पहुंच प्रदान करेगा। ठीक है, इस परियोजना को गुलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, गुलेफू की योजनाओं में शून्य उत्सर्जन यानी कि जीरो एमिशंस उद्योग का भी एक मापदंड है और इसको माइंडफुलनेस सिटी भी कहा जाता है। ऐसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, ये इंपॉर्टेंट था भूटान। तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।